गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी जो मेन बुक है 10th क्लास की द गोल्डन रेज, उसका जो 4th लेसन है द टेल ऑफ द बिश्नोइस, तो हम उस लेसन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। लेकिन आपको इस लेसन के बारे में सबसे पहले बता देते हैं, टेल का मतलब होता है कहानी, यानी कि बिश्नोई समाज के जो लोग हैं उनकी कहानी। और बच्चों आपको पता होगा कि बिश्नोई समाज के लोग कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो आप थोड़ा बहुत अगर जानकारी रखते हो तो राजस्थान के अंदर मारवाड़ में बिश्नोई समाज सर्वाधिक पाया जाता है। और यहीं पे प्रतिवर्ष इनके बलिदान के कारण, इनके त्याग के कारण बिश्नोई समाज का आज भी बहुत विशाल मेला भरता है। और उसका कारण क्या है, तो इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि वो मेला क्यों भरता है। इस कहानी में सारी चीज़ बताई गई है। ये कहानी बिश्नोई समाज की है, जो कि राजस्थान में मारवाड़ के पर्यावरण में जिन्होंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला दिया था। और यह क्षेत्र जो है कई समय से, यानी कि कई शताब्दियों से कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सूखाग्रस्त रहा था। और वहाँ पे पेड़ व पशु तो बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। बिश्नोई लोगों ने खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया और उस क्षेत्र में व्यापक रूप से पेड़ लगाए। और उन्होंने पशु पक्षियों की रक्षा के लिए अपना जीवन भी त्याग दिया और इस पूरे क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ से। टुडे मारवाड़ इज ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। देखिए यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मीनिंग्स लिख दिए गए हैं। आप अपनी बुक के अंदर साथ साथ चलते रहे, इसको पढ़ते रहे। और ये जो मीनिंग्स लिखे हुए हैं आप चाहे तो अपनी बुक में पेंसिल से लिख सकते हैं, आप चाहे तो एक अलग से कॉपी आप साथ में रखें और उसके अंदर ये मीनिंग आप लिख सकते हैं, ताकि आपको इसको समझने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। टुडे मारवाड़ इज ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। देखिए आज मारवाड़ जो है वो रेत यानी कि सैंड, रेत और रॉक्स यानी चट्टानों का एक ट्रीलेस वेस्ट है, यानी कि वृक्ष विहीन। ट्रीलेस कहते हैं उजाड़, जहां पे कोई भी पेड़ नहीं होता है, बंजर होता है, वो बंजर क्षेत्र है। वेस्ट यानी वीरान या बंजर। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी श्रब्स। वहां पे जो केवल एकमात्र जो फसल है, या यूं कह सकते चीज, कोई भी उगने वाली जो वस्तु है वो है थॉर्नी श्रब्स, यानी कि कंटीली झाड़ी। थॉर्न यानी कंटीली और श्रब्स यानी झाड़ी। ए फ्यू टब्स, कुछ गुच्छे हैं, टब्स यानी गुच्छे, ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, बिल्कुल छोटी छोटी खुरदरी घास। एंड ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री, और बहुत ओकेजनल कह सकते हैं, विरल यानी बहुत कम मात्रा में, स्टंटेड यानी अल्प विकसित, जो पूरी तरीके से विकसित भी नहीं हुई है। कौन कौन है? बेर और बबूल के पेड़। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रोव्स ऑफ वेल नोन खेजड़ी ट्री। बट इनक्रेडिबली, देखिए इनक्रेडिबली का मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से। मारवाड़ का जो पहले आपको वर्णन बताया गया है कि यहाँ पे इस प्रकार के पेड़ मिलते हैं जो कि न के बराबर है, लेकिन उसमें भी अविश्वसनीय रूप से आप वहां पे पा सकते हैं, देख सकते हैं उस जंगल में, जंगल होते हुए भी, या डेजर्ट यानी मरुस्थल, रेगिस्तान, तो इस मरुस्थल में भी कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रोव्स, यानी विकसित, पूर्ण विकसित खेजड़ी के वृक्षों का एक ग्रोव, ग्रोव कहते हैं कुंज, जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ों का एक समूह होता है, वो ग्रोव्स कहलाता है। तो खेजड़ी के वृक्षों का एक कुंज से घिरा हुआ एक ऑड विलेज, ऑड का मतलब अनूठा, विचित्र गांव मिलेगा। तो दिस कजिन ऑफ बबूल इज कल्परिक्स, और ये जो बबूल का कजिन है, कजिन कह सकते हैं चचेरा या उसकी ही पीढ़ी से मिलता हुआ, तो उस पेड़ से मिलता जुलता जो पेड़ है बबूल के पेड़ से, उसको वहां पे कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष आप जानते हैं बच्चों, कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? ऐसा वृक्ष जो सबकी मनोकामना पूरी करता, देखिए आगे आया भी है, द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेष, वह वृक्ष जो सभी की कामनाएं पूरी करता है, विशेष को पूरी करता है। फुल ग्राउंड कैमल कैन एंजॉय ए मिड डे सिस्टा इन इट्स शेड। देखिए यहाँ पे बहुत ही विचित्र चीज बताई है कि एक पूर्ण रूप से वयस्क ऊंट, फुल ग्राउंड कैमल, पूर्ण रूप से वयस्क ऊंट कैन एंजॉय मिड डे सिस्टा, वह भी एंजॉय कर सकता है किसका? मिड डे सिस्टा। मिड डे यानी दोपहर और सिस्टा यानी आराम। दोपहर में काम करने के बाद, भाग दौड़ करने के बाद जो थकान आ जाती है, उसमें वो आराम कर सकता है इन इट्स शेड, इसकी छाया में। किसकी छाया में? कल्प वृक्ष जो बताया गया यहाँ पे, उसकी छाया में। इट्स फोलिएज न्यूरिशेस गोट, शिप, कैटल, कैमल, और इसके जो फोलिजियस होते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए शाखाएं, उसकी जो शाखाएं हैं वो न्यूरिशमेंट करती है, न्यूरिशेस करती है, यानी कि पोषण प्रदान करती है किसको? गोट, शिप, कैमल और कैटल। सारे जो इस प्रकार के वहाँ पे पशु पक्षी होते हैं, उन सबको वहाँ पे वो
पोषण प्रदान करती है। एंड इट्स पोड कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस करी। पोड्स कहते हैं फलियां, और इसकी जो फलियां है उससे बनाई जा सकती है एक स्वादिष्ट करी। करी भी बनाई जाती है जो खेजड़ी की जो फलियां होती है उसके द्वारा। एंड इट्स थॉर्न गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मैरोडिंग एनिमल्स। और इसकी जो थॉर्न होती है, इसकी जो झाड़ियां होती है वो गार्ड करती है, रक्षा करती है किसके? फार्मर की, खेतों की। फार्मर्स फील्ड किससे? मैरोडिंग एनिमल, उजाड़ वाले जो एनिमल है, जितने भी पशु जो उजाड़ करते हैं, उन उजाड़ वाले पशुओं से उनकी जो कांटेदार जो झाड़ियां हैं वो उसकी खेत की, फार्मर के खेत की रक्षा भी करती है। तो ये कितना काम का ये इस पैराग्राफ के अंदर बताया हुआ है। इसको कल्पवृक्ष कहा जाता है, खेजड़ी के वृक्ष को, और ये सभी लोगों के काम आता है, कुछ न कुछ किसी न किसी रूप से ये काम आता रहता है। Yet conquered the vast territory over which hold its sway today। देखिए पुराने समय की बात बता रहा है ये कि पहले भी ये जो डेजर्ट है, ये रेगिस्तान जो है मारवाड़ का, had not yet conquered, यानी कि इसको नहीं जीता गया था। द वास्ट टेरिटरी, इस विशाल जो ये क्षेत्र है, टेरिटरी, साम्राज्य, ओवर विच इट्स होल्ड्स स्वे टुडे, जितना कि आज इसके ऊपर प्रभाव है। कहने का मतलब है बच्चों कि मारवाड़ की जो आज की स्थिति है, में जो रेगिस्तान की आज की स्थिति है, वो ही पहले की स्थिति की तुलना की जा रही है कि जो आज जो स्थिति है, जो आज जो प्रभाव है, उसको इस विशाल जो रेगिस्तान है, वो इतना विशाल रेगिस्तान पहले नहीं था। इवन दो द क्लाइमेट वाज द सेम, हालांकि जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, जो जलवायु है, वो तो सेम थी, जो आज है वैसी ही जलवायु थी। एज इट इज टुडे, जैसा कि आज है। द लैंड वाज कवर्ड बाय 1000 upon 1000 ऑफ खेजड़ी ट्रीज एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर केर एंड सांगरी। तो वो जो धरती, पूरी लैंड जो है, जमीन है, वो कवर्ड की हुई थी, ढकी हुई थी, किससे? 1000 upon 1000 ऑफ खेजड़ी ट्री। आज की तुलना कर रहे हैं कि पहले भी ऐसी ही परिस्थितियां थी, ऐसी ही जलवायु थी, लेकिन उस समय जो पूरा रेगिस्तान है वो कई हजारों हजार खेजड़ी वृक्षों से ढका हुआ था, उससे घिरा हुआ था। एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर, और वहां पे बहुत रूप में, बहुत ज्यादा मात्रा में बेर के, केर के और सांगरी के पेड़ पाए जाते थे। दीज प्लेन्स वर होम टू 1000 ऑफ एंटीलॉप्स। ये जो प्लेन है, यानी कि ये जो मैदान है, ये होम होते थे, यानी कि आश्रय स्थल होते थे, उनका घर होते थे हजारों हजार एंटीलोप्स, यानी 12 सिंगों का ब्लैक बक्स, काले हिरण जो होते थे, कृष्ण मृग, और चिंकारा और नील गाय। इनके मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा में वो वहां पे खेलते कूदते थे, दौड़ते थे। यानी कि वो जो उनके प्लेन्स है, यानी कि उनकी जो मैदान है बच्चों, वो इन सारे पशु पक्षियों का आश्रय स्थल होता था। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल बिल्स, और इन्हीं के ऊपर रहते थे कौन? ट्राइबल बिल्स, जो आदिवासी भील है, वो इन्हीं आश्रय स्थल पे, इन्हीं के कारण वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में रहते थे। अब देखिए बच्चों, जैसा कि बताया कि गया है कि भील जो आदिवासी जाति है वो वहां पे बड़ी मात्रा में रहते थे, लेकिन अब यहाँ पे कुछ परिवर्तन हुआ। अबाउट 3000 ईयर अगो, लगभग 3000 वर्षों पहले, हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स बिगेन टू पोर इनटू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। हॉर्ड्स कहते हैं भारी भीड़, किसके? कैटल कीपर्स की, जो पशु पालक होते हैं, पशु चराने वाले होते हैं, उन पशु पालकों की एक बहुत बड़ी मात्रा, भारी भीड़ बिगेन टू पोर। बिगेन टू पोर का मतलब होता है उमड़ने लगी। इनटू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, इंडिया के अंदर कहां से? वेस्ट और सेंट्रल एशिया से। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, उनमें से कुछ ऐसे जो मारवाड़ के अंदर फैल गए, स्प्रेड यानी फैल जाना। द भील्स रेजिस्टेड द इंक्रोचमेंट, भीलों ने इस अतिक्रमण का विरोध किया। बट द इन्वेडर्स एंड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स, लेकिन जो इन्वेडर्स थे, इन्वेडर्स का मतलब आक्रमणकारी, जो आक्रमणकारी थे उनके पास घोड़े थे और सुपीरियर वेपन्स थे, यानी कि बहुत अच्छे आधुनिक हथियार थे। एंड प्रेटी सून, और जल्दी ही, शीघ्र ही, टू केयर ऑफ द व्हील्स, उन्होंने भीलों के ऊपर टू केयर यानी कि आधिपत्य जमा लिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, किसी भी स्थिति में खैर जो भी हो, जो जमीन है, जो भूमि है,
appeared boundless, वो असीमित थी, and the wheels retreated a little towards the Aravallis, और विवश होकर के मजबूर होकर के व्हील्स जनजाति थी वो पीछे हट गई थोड़ा सा अरावली की पहाड़ियों में पीछे की तरफ। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, और मारवाड़ की जो जनसंख्या थी वो इस तरीके से बढ़ती रही। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट एज सेंचुरीज पास्ड द लार्ज herds ऑफ cattle began to affect the vegetation। देखिए क्यों, किंतु जैसे जैसे शताब्दियां गुजरती गई मवेशियों के जो बड़े बड़े झुंड है उन्होंने उस वेजिटेशन को, वनस्पति को इफेक्ट करना यानी प्रभावित करना शुरू कर दिया। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग वर ग्रेज्ड डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो बीजों से पैदा होते हैं, अंकुरित पौधे, और जो छोटे पेड़ होते हैं उनको ग्रेज कर लिया गया यानी कि चर लिया गया। सिपलिंग वर ग्रेज्ड डाउन, उनको चर लिया गया, और उनके जो वापस उगने के जो अवसर है, चांस टू ग्रो, वो बहुत लिटिल रह गए, बहुत कम रह गए। यानी कि इस तरीके से उनको उजाड़ कर दिया गया कि वापस उगने के उनके जो चांस थे वो भी खत्म हो गए, कम रह गए। इन्वेडर्स एंड ट्राइबल्स विल्स फाउंड लेस एंड लेस द सस्टेन देमसेल्व्स। इन्वेडर को जैसा कि आपको बताया गया आक्रमणकारी, और ट्राइबल भील कहते हैं जनजातीय भील, उन्होंने जो अपना भरण पोषण करने के लिए और भी कम भोजन उनको मिलने लगा, यानी उनका जो भरण पोषण का जो साधन था वो धीरे धीरे लेस एंड लेस हो गया, बहुत कम हो गया। फाइनली द 13th century AD saw the final conquest of wheels by the राठौड़ of कन्नौज, और आखिरकार 13वीं शताब्दी के अंदर व्हीलों पर राठौड़ों के जो कन्नौज के जो राठौड़ है उन्होंने, कन्नौज के राठौड़ ने अपनी जीत दर्ज कर ली, विजय हो गए वो, और द राजपूत नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, और अब पूरे मारवाड़ के ऊपर राजपूतों का शासन हो गया, राजपूत शासन करने लगे। इन द ईयर 1451 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर। लगभग 1451 ईस्वी के साल में और राव जोधाजी के शासनकाल में राठौड़ राजाओं में एक जो सर्वाधिक ब्रेव कहते हैं बहादुर, सबसे ज़्यादा बहादुर राजाओं में, राठौड़ राजाओं में एक थे राव जोधाजी। उनके शासनकाल में पीपासर ग्राम में एक असाधारण बच्चे ने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण चाइल्ड यानी बच्चे ने जन्म लिया। हिज फादर वाज द हेडमैन ऑफ ठाकुर लोहट एंड हिज मदर वाज हंसा देवी। उसके जो पिताजी थे वो उस गांव के, यानी उनका नाम ठाकुर लोहट था, जो कि उस गांव के हेडमैन थे, मुखिया थे, और उनकी माँ का नाम था हंसा देवी। द बॉय वाज कॉल्ड जम्बाजी, और उस बच्चे का नाम था जम्बाजी, और बच्चे को जम्बाजी के नाम से पुकारा जाता था। As a little boy, he was given to task of looking after his father's large herd of cattle and sheep. छोटे बच्चे के रूप में उसे अपने पिता के जो मवेशी थे और भेड़ थे उसके झुंड की देखरेख करने का काम सौंपा गया, लुकिंग आफ्टर यानी देखभाल करना। इट वॉज ग्रेट फन ऑफ टेक टू एनिमल्स आउट गेजिंग, और यह उसके लिए बहुत अच्छा, यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि एक अच्छा कार्य। इट वॉज लुकिंग इट वॉज ग्रेट फन, ये उसके लिए एक बहुत खुशी का या यूं कह सकते हैं कि आनंद का विषय था कि वह उन एनिमल्स को चराने के लिए बाहर ले जाता था या जंगल में ले जाता था। लाई इन द शेड ऑफ खेजड़ी ट्री, और खेजड़ी ट्री की छाया में लेट जाना। एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, और कृष्ण जो काले कलर के जो हिरण होते थे उन हिरणों को, उनके झुंड को, हर्ड्स कहते हैं, झुंड को देखना, वाच करना, ये उसके लिए बड़े आनंद का विषय होता था, तो वो उनको निहारता रहता था। जम्बाजी वाज फैसिनेटेड बाय द लाइट ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटोलोप। जम्बाजी जो थे वो सुंदर 12 सिंगों की जो आकर्षक चाल होती है उस चाल की शोभा पर मोहित हो जाते थे। देखिए यहाँ पे मीनिंग आया था,
फैसिनेटेड यानी मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना। जो वो उसकी जो चाल होती थी, उस बारहसिंगे की जो मनोहर चाल होती थी, उसके ऊपर वो मोहित हो जाते थे। और द एंड थॉट दैट देयर वाज नो साइट मोर एंथ्रिलिंग देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेटेज। और वो ये सोचते थे कि उनके विचार से जो ये दो वेल ग्रोन स्टेल्स यानी कि नए हिरण, वेल ग्रोन कहते हैं वयस्क, जो बड़े हो जाते हैं, बड़े वयस्क या छोटे या बड़े के बीच का जो हिरण होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं हिरण के, वो नए हिरणों की जो फाइट होती है, उन फाइट को, लड़ाई को देखना और उससे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला कोई भी दृश्य नहीं होता था। एंथ्रिलिंग यानी आकर्षित करने वाला, मोहित करने वाला ऐसा दृश्य। तो उनको उनके काम में बहुत आनंद और मजा आता था। When Jambaji was 25 years old, a great disaster overlooked the whole region. जब जम्बाजी 25 वर्ष के हुए तो संपूर्ण इलाके पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी। डिजास्टर कहते हैं विपत्ति, विपदा। The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether. थोड़ी सी वर्षा जो नियमित रूप से हुआ करती थी वह भी पूर्ण रूप से बंद हो गई। यानी कि जो छोटी छोटी वर्षा जो पहले कभी छोटी छोटी मात्रा के रूप में आती थी, वो भी धीरे धीरे बंद हो गई। द रोस्ट सफर्स वर केटल, जो सबसे ज्यादा दुखी हुए वो थे पशु। सबसे ज्यादा जो जिनको कष्ट हुआ था इस डिजास्टर से, इस विपदा से, वो थे पशु, मवेशी। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉप दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउसेज। देखिए, ड्रॉप कहते हैं सूखा पड़ना। जब बरसात नहीं होती है तो वो विपदा जो होती है वो सूखा पड़ने की होती है, और वहाँ पे सूखा पड़ गया था। तो सूखे के फर्स्ट ईयर में, प्रथम वर्ष में, उन्होंने जो घर के अंदर इकट्ठा किया हुआ था बाजरा का भूसा, यानी बाजरे का जो स्ट्रॉ है, चारा, वो जो उन्होंने घरों में इकट्ठा किया हुआ था उसको खाने को दिया। किनको? पशुओं को। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, और जो दूसरा साल था वो बहुत बुरा था। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं भी घास का एक तिनका भी खड़ा हुआ नहीं बचा था। स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, यानी कि घास भी खत्म हो गई थी। पीपुल हैक्ड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड, लोग जो थे वो उनको कोई भी पेड़ मिलता उसी को वो काट डालते थे, हैक्ड कर लेते थे। एंड फेड द एनिमल ऑन द लीव्स, और जो पशुओं को जो वो पत्तियां होती थी वो खिला देते थे। बट इवन सो देयर वॉज नॉट एनफ ब्राउज, लेकिन इस पर भी सभी जो भूखे मवेशी थे उनको खिलाने पर ये जो पत्तियां थी, ब्राउज थी, वो पर्याप्त नहीं थी। फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, पत्तियां, जो सारे जो हंग्री एनिमल्स है, जो भूखे लगातार कई सालों से, कई टाइम से भूखे थे, उनको वो पर्याप्त नहीं पड़ती थी। एंड द ड्रॉप कंटिन्यू फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर, और इस प्रकार का जो सूखा है लगातार, कंसेक्यूटिव कहते हैं लगातार, 8 साल तक उस एरिया में रहा था। तो एक साल और दूसरे साल की ये कंडीशन है, तो 8 साल तक उन्होंने बच्चों किस तरीके से वहां पे समय निकाला होगा, और किस प्रकार से भयानक स्थितियां पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए तो है ही है, वहां पे इंसानों के लिए भी किस प्रकार की स्थितियां बनी होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये देखते हैं। द पीपुल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ foliage from all the trees, लोग थे उन्होंने सभी पत्तियों को, पेड़ों की पत्तियों के अंतिम से अंतिम टुकड़े तक को काटते चले गए। which finally began to dry, जो अंततः सूखने प्रारंभ हो गए थे। when the stored grass was exhausted people ate खेजड़ी, देखिए खेजड़ी, pods and flour of dried bare seeds। जब ये भी समाप्त हो गया तो उन्होंने क्या किया कि जो खेजड़ी की फलियां और बेर के सूखे बीज जो है उनका आटा बनाया, और उस आटे को वो खाने लगे। यानी कि पेड़ की जो फलियां हैं और जो सूखे सूखे जो बीज होते हैं, उन बीजों का भी अनाज बना करके, आटा बना करके वो खाने लगे। When the stored grains, when this too was exhausted, लेकिन अगर उसके बाद ये भी समाप्त हो गया तो दे टोर द बार्क ऑफ सांगरी ट्रीज, तो उन्होंने क्या किया, जो सांगरी जो पेड़ होता था, उस सांगरी वृक्ष की जो टोर है, टोर कहते हैं छाल,
छिलका, उस छाल को उतार कर उसका क्या किया, चूरा बनाया, बार्क ऑफ सांगरी ट्रीज एंड पाउडर बनाया उसका, एंड कुक्ड इट, और उस पाउडर बना करके उस आटे को उन्होंने कुक किया यानी पकाया। किसके, खेजड़ी, और जो छाल होती है ना, छाल, उस छाल को, सांगरी पेड़ की छाल को भी उन्होंने पका करके खाया। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बग्स एंड फाइनली दे एमेंडोडेड ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन मासेज। उन्होंने प्रत्येक भूखे मरते हुए कृष्ण मृग यानी कि काले हिरण है उसका शिकार किया, और आखिरकार उन्होंने सारी जो होप थी, आशाएं थी, वो छोड़ दी। एबेंडोन्ड यानी छोड़ दी, त्याग दी। छोड़ दी, और वो माइग्रेट हो गए। माइग्रेट कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, पलायन कर जाना। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने लगे, उस जगह को छोड़ने लगे। मासेज कहते हैं पूरे एक झुंड के रूप में, ग्रुप के रूप में, लोगों का ग्रुप, या यूं कह सकते हैं झुंड। Tens of thousands of cattle perished on the way. मार्ग में या रास्ते में 10,000 पशु मर गए उनके, हजारों हजार पशु मर गए, नष्ट हो गए। भाई नाउ द होल कंट्री वाज बैरन, और अब ये जो संपूर्ण कंट्री है, सारा प्रदेश है, वो क्या हो गया, बैरन हो गया, बंजर हो गया। बैरन यानी बंजर। देयर वाज नॉट ए ट्री इन साइट ऑफ माइल्स टुगेदर, बहुत दूर दूर तक यानी मीलों दूर तक देखने पर भी कोई पेड़ नजर नहीं आता था। नॉर ए सिंगल काउ, न कोई एक गाय नजर आती थी, और ए ब्लैक बक्स, और न कोई कृष्ण मृग वहां पे दिखाई पड़ता था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जम्बाजीज फादर विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स। तो वहां रुके हुए लोगों में केवल जम्बाजी के जो पिताजी थे, जैसे उनके पिताजी के जैसे जो जमींदार लोग थे, बड़े लोग थे, बड़े जमींदार थे, उनके पास बाजरे के जो विशाल भंडार थे, ह्यूज स्टोरेज बाजरे के, वो उस कठिन समय में वहाँ पे जैसे तैसे बने रहे डिफिकल्ट टाइप में। और बाकी छोटे छोटे लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, वो वहाँ से छोड़ छोड़ करके उस जगह से पलायन करने लगे, वहाँ से जाने लगे। और कुछ लोग जिनके पास कुछ स्टोर था, वो वहाँ पे टिके रह सके, जैसे कि जम्बाजी के फादर। जम्बाजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। जम्बाजी इस सूखे से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। मेनी वर्स द नाइट्स ही स्पेंट वॉकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सॉ अराउंड हिम। उन्होंने अपने चारों ओर जो कष्ट और तकलीफें देखी, उसके कारण उन्होंने कई रातें बिना सोए यानी जाग कर बिता दी। दे द डाइंग केटल, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, द हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट। देखिए मरते हुए जो पशु थे वो, और भूख से तड़पते बच्चे, स्टार्विंग कहते हैं भूख, भूख से जो तड़पते हुए बच्चे हैं, उनको देखकर ये जम्बाजी रात दिन अपने मन में सोचते रहते थे। हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, ये उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता था, उनको सोने नहीं देता था, इस तरीके की स्थितियाँ देखे। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, और आखिरकार जब 34 साल के वे हुए थे, तो 34 साल की आयु में ही हैड ए विजन, उनको विजन हुआ, यानी कि दिव्य दृष्टि या दिव्य दर्शन हुआ, यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। दिव्य दर्शन कह सकते हैं, विजन। ही सा मैन इंटॉक्सिकेटेड विथ हिज ओन पावर destroying the world around him and he decided to change it all। उन्होंने देखा कि मानव जो मनुष्य है वह अपनी स्वयं की शक्ति के उन्माद में अपने चारों ओर के संसार को नष्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉइंग कर रहा है। इंटॉक्सिकेटेड, उन्माद, अपनी शक्ति के उन्माद में वो सारी चारों तरफ की चीजों को नष्ट कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उन्होंने आखिरकार निश्चय किया कि वो इन सारी चीजों को बदल देंगे, चेंज कर देंगे।
इफ life was a flourish again in his desolated land, Jambaji saw that men would have to live in a different way and according to different trends and beliefs. जम्बाजी ने देखा कि यदि इस उदास और जो निर्जन स्थान है, अगर इसको वापस जीवित करना है, इसमें जीवन पनपना है, तो किसी भी मनुष्य को विभिन्न विभिन्न तरीके से और विभिन्न सिद्धांत और विश्वासों के अनुसार जीवन जीना होगा। देखिए यहाँ पे डिसोलेट लैंड का मतलब होता है ये जो सारी जो जमीन है, डिसोलैंड, वो निर्जन हो चुकी है, यानी कि कोई मनुष्य वहां पे नहीं रहा। तो इस निर्जन जमीन पे, निर्जन भूमि पे उन्होंने विभिन्न प्रकार के रास्ते खोजने का निश्चय किया, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बनाने का निश्चय किया, ताकि वो जीवन वापस उसी तरीके से संचालित हो सके। He wanted herds to blackbucks frolic again, and he wanted men to work for this. Jambaji knew the way of achieve this, and he began to broadcast his message in the year of 1485. देखिए बच्चों, जम्बाजी चाहते थे कि खेजड़ी के, बेर के, केर के, सांगरी के वृक्षों की प्रचुरता को वापस लाया जाए, इस भूमि को वापस पेड़ों से ढक दिया जाए, फिर से वो जो काले हिरण होते थे, जो झुंड होते थे, वो आनंद पूर्वक उछल कूद करते थे, वो एक बार फिर से इसी प्रकार उछल कूद करने लग जाए। और वो चाहते थे कि लोग इसके लिए काम करें, और जम्बाजी इसे प्राप्त करने के तरीके जानते थे। He knew the way of achieve this, वो जानते थे कि इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। एंड began to broadcast, और उन्होंने प्रसारित करना शुरू कर दिया। ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारित करना, यानी कि प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। हिज मैसेज, उसके संदेशों का, उन जो संदेश थे उनका, इन द ईयर ऑफ 1485, 1485 की साल में उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, इस पार्ट के अंदर हम यहाँ तक इस लेसन को अच्छे तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, वो कल के लेसन में, अगले जो पार्ट जो अपना आ रहा है वीडियो, उस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। आप इस आधे वीडियो को अच्छी तरीके से समझे, अपनी बुक के अंदर मीनिंग्स को लिखें, अपनी कॉपी के अंदर मीनिंग्स को लिखें, इसको याद करें और बहुत अच्छे से इसको रीड करें, लर्न करें, स्टडी करें। नेक्स्ट लेसन में हम वापस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।